रीट 2020 की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो अगर इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो शायद लॉस में रह जाएंगे, क्योंकि आज तक जितनी भी रीट या टेट हुई है उसकी तुलना में 2020 में क्या बदलाव किए गए हैं, और उसके अलावा रीट 2020 में नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कितनी भर्ती है, परीक्षा कब होगी, उस सारी जानकारी के तुरंत बाद में रणनीति बताई जाएगी। तो लास्ट तक आपको इस रीट की तैयारी कैसे करनी है उस संबंधी आपको पूरे सिलेबस के बारे में जगाया जाएगा, बताया जाएगा। अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो शायद लॉस में रह सकते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या रीट परीक्षा योग्यता परीक्षा है, क्या इसके बाद होगी एक और परीक्षा, इसके अलावा कैटेगरी वाइज योग्यता में भी दी गई है छूट, कितने पदों पर होगी भर्ती, क्या रणनीति बनाएं। जी हाँ, इस वीडियो में लास्ट तक आपको आज तक रीट 2020 में जो भी तथ्य बन रहे हैं सारे तथ्य आपके सामने रखे जाएंगे। सिलेबस में बदलाव, रीट की भर्ती और रीट में कैटेगरी वाइज दी गई छूट, या फिर रीट कब होने वाली है उसकी डेट, और उसके अलावा मुख्य चीज ये बताई जाएगी कि 150 अंकों का जो आपका सिलेबस है, 150 में से 120 प्लस आने पर 120 प्लस आने पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो कैसे आएंगे 120 प्लस, कहां पर हमारी कमी रह जाती है, कैसे करनी है तैयारी। आपके जो 4 पॉइंट बन रहे हैं, 4 भाग बन रहे हैं, 30 30 30 प्लस 60, यानी 60 प्लस 3 30, इस तरह से 150 अंक बनते हैं। तो कौन से भाग को किस तरह से पढ़ना है सारी जानकारी आपको लास्ट में दी जाएगी। पहले आपको बताया जाएगा कि अभी दिसंबर 2020 में नई सूचना रीट की क्या आई है, कब आपकी भर्ती होने वाली है। तो यहां पर आपके लिए जो अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना, अंत तक सुनना। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का इंतजार कर रहे बीएड पास परीक्षार्थियों के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, शुक्रवार का मतलब है आपके 18 दिसंबर और आज आपके 19 दिसंबर 2020 है। तो इस समय आपके मुख्यमंत्री ने सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में रीट की डेट का ऐलान किया है। गहलोत ने कहा है कि अगले साल 25 अप्रैल को रीट परीक्षा होगी। अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि वो रीट जो है आपके कैसी होगी, एक योग्यता परीक्षा होगी या फिर इसके बाद में और होगी, इसका वेटेज क्या रहेगा, 30% 70% होगा, कि ये सारी जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त करनी है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से समाचार आपको प्राप्त होंगे। अब आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इसका नोडल बनाया जाएगा। इसके लिए एजेंसी इसको ही बना दी है। राजस्थान राज्य के 10 लाख से ज्यादा बीएड पास परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। इससे पहले शुरुआत से देखिए, इससे पहले फरवरी 2018 में हुई थी परीक्षा। जी हाँ, राज्य में इससे पहले फरवरी 2018 में रीट हुई थी और इसमें 9.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, 9.5 लाख। रीट में राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों के बीएड पास छात्र भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के लिए, उनको राज्य सरकार की ओर से जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स में जो छूट दी जाती है वह उनको नहीं मिलेगी। ये उनके लिए बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है। और कितनी छूट है, क्या छूट है, वो हम आगे आपको विस्तार से बता रहे हैं। यहां आप देख सकते हो 31,000 शिक्षकों की होनी है भर्ती। जी हाँ, भर्ती के पद कितने हैं, 31,000 है। और राज्य में सबसे ज्यादा भर्तियां शिक्षा विभाग में होती हैं। प्रदेश में 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती होनी है। इसमें रीट होने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। तो यहां आप देखिए, अभी तो रीट का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में जो आपके भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन भर्ती का आएगा उससे पहले आपके जो सेकंड लेवल वालों के लिए जो अलग से परीक्षा होनी है वो भी हो सकती है।
ऐसी इस लाइन से आप खुद महसूस कर सकते हो। देखो दोबारा इस लाइन को देखिए, ऐसे में रीट होने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। यही कारण है कि बीएड पास परीक्षार्थी काफी बेसब्री के साथ रीट का इंतजार कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब आगे देखिए आप लोग, 3 दिन पहले मिनिमम पासिंग मार्क्स तय हुए थे। जी हाँ, 15-16 दिसंबर को 2020 को आपके जो आपके पहले था 2012 के अंदर, उसी तरह से आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो फिर से एक बार तय हो गया है। तो उस समय तो आपके रीट परीक्षा टेट थी, और टेट को क्या योग्यता परीक्षा मान करके दूसरी बार और परीक्षा हुई थी। उसमें आपके 120 के आधार पर 100% मान करके और परीक्षा हुई थी। उसी तरह हो सकती है। तो यहाँ देखिए 3 दिन पहले मिनिमम पासिंग मार्क्स तय हुए थे, तो ये आपके वसुंधरा राजे सरकार में नहीं था, और अभी ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है ये गहलोत सरकार में हुआ है। तो उससे पहले जब 2012 में गहलोत सरकार थी तो उस समय ये पासिंग मार्क्स भी इसी तरह से था, और उसके बाद में परीक्षा हुई थी तो दोबारा परीक्षा हुई थी रीट को योग्यता परीक्षा मान करके। तो इस वर्ष भी 2020 वाली परीक्षा में भी दोबारा परीक्षा हो सकती है। फर्स्ट लेवल की भी दोबारा हुई थी। 3 दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने रीट के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जारी किए थे। इसमें जनरल कैटेगरी के परीक्षार्थी को छोड़कर बाकी सभी को मिनिमम पासिंग मार्क्स में 5% की छूट दे दी गई है। जी हाँ, इससे पहले रीट में सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना था, 60% फिक्स था, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन अभी 55% जनरल को छोड़ करके बाकी सभी को 55% लाना जरूरी है। अब आप देख सकते हो 60% के अलावा और कितना प्रतिशत कम किया गया है वो भी यहाँ पर बता देते हैं। ये तो बात आप जानते हो कि जनरल को 60% मार्क्स लाना होगा। बाकी की छूट इस बार राज्य सरकार ने जो मिनिमम मार्क्स में जो छूट दी है उसके मुताबिक जनरल कैटेगरी के छात्र को पास होने के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी व अनुसूचित जाति यानी एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के परीक्षार्थियों के लिए यह 55% तय की गई है। जी हाँ, ये तो पहले था ही। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस अभी जुड़ा है, उनको भी 55% लाना है, और भी 55% से कम प्रतिशत लाना है। वो भी हम बता देते हैं वो किस किस को है। यहां पर आप देख सकते हो वहीं सभी श्रेणी की यानी ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी या फिर जनरल कोई भी कैटेगरी की विधवा, परित्यक्ता महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% किया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपके 50% किया गया है। और दिव्यांग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्षेत्र के अंदर आपके जो आते हैं पीएच, एलडी, पीएच जो भी आते हैं वो दिव्यांग श्रेणी में आने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए 40% कर दिया है। और शहरिया जनजाति के लिए शहरिया क्षेत्रों में रहने वालों के लिए केवल 36% लाने पर ही उनको योग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान, टीएसपी जो एरिया है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र में जो भी है उनके लिए एससी और एसटी दोनों के लिए 36% निर्धारित किया है, और टीएसपी जनरल के लिए भी 36% है। अब आगे देख सकते हो आप, प्रमाण पत्र की वैधता आपके 3 साल रहेगी, और रिजल्ट जारी होने के बाद में 3 साल की रहेगी। और शिक्षा विभाग ने रीट प्रमाण पत्रों की वैधता 3 वर्ष के लिए निर्धारित की है। पहले छात्रों को उम्मीद थी कि यह प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहेगा, और इससे पहले एक बार गहलोत सरकार ने 7 वर्ष के लिए वैलिडिटी की थी, लेकिन वो वैलिडिटी अब चली गई है। उसके बाद में केवल 3 साल के लिए वैलिडिटी रखी है, और कुछ छात्रों को उम्मीद थी कि इसका आजीवन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब फिर से इनकी वैलिडिटी 3 साल के लिए हो गई है। उसके बाद में आपको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। अब आपको रीट 2020 की रणनीति तैयार करने के गुर बताए जाएंगे। तो यहां उससे पहले हमने शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो परीक्षा होगी क्या ये योग्यता परीक्षा होगी या फिर इसके बाद में परीक्षा और होगी। इससे संबंधित थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए,
गहलोत सरकार के जो सुर दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि ये परीक्षा योग्यता परीक्षा और इसके बाद में एक और परीक्षा करवाई जाएगी जो 2012 के अंदर हुई थी, उसके बाद में कभी नहीं हुई थी। उसके बाद में रीट के आधार पर ही परीक्षा हुई थी 2014 में, उसके बाद में 16 में, और जो 2018 में हुई थी उसमें एक चीज और ऐड की गई थी। 14 और 16 के अंदर जो परीक्षाएं हुई थी उसके अंदर केवल और केवल रीट के आधार पर मेरिट बनी थी, लेकिन 2018 में जो आपका 70% प्लस 30% BA BSc B.Ed वालों बी जो बैचलर वाले थे उसके परसेंट का ये जो साथ में मिला दिया था। लेकिन अभी ये लग रहा है कि 60% उस समय जो आपके 2012 में हुई थी उस समय क्या था, उस समय आपका जो एक पेपर हुआ करता था उसमें 60 प्रश्न विषय से संबंधित थे और बाकी के प्रश्नों को मिलाकर 100 प्रश्न थे, और 100 प्रश्नों के साथ 20 नंबर मिला देते थे रीट के या टेट के, और 120 अंकों के आधार पर 100% बना करके उसमें से प्रतिशत बनाए जाते थे और उस आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ करता था। तो इसी तरह से फिर से बनाने का मानस दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार सरकार ने जो व्यवस्था की थी वो वापस शुरू करेंगे, और उस समय जो व्यवस्था थी वो इस समय एक बार और लागू हो गई है जो पासिंग मार्क वाली है। पासिंग मार्क में जो छूट दी गई है वो उस समय भी थी और इस समय वापस 10 साल बाद में लागू हुई है। तो कुछ न कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि रीट योग्यता परीक्षा के बाद में एक बार फिर से परीक्षा होगी जो फर्स्ट लेवल के लिए भी होगी और सेकंड लेवल के लिए भी होगी। अब चलते हैं आपके रीट परीक्षा 2020 की रणनीति। आप कैसे करें तैयारी, क्या है सिलेबस, कितना क्या कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस से अवगत करवा दें। हालांकि आपको सिलेबस सब कुछ पता है, लेकिन कुछ नए हैं, कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ को बहुत अनुभव है, कुछ को कम अनुभव है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अनुभव हो जाता है फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है तो इंसान बौखला जाता है। इसलिए यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, इंसान जब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करता है तो उसके दीवार पर सबसे पहले सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए और उठते ही सिलेबस देख लेना चाहिए कि उसमें उसकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी बाकी है। यानी हमेशा का ये रूटीन होना चाहिए कि उसे सिलेबस सबसे पहले देख लेना चाहिए। तो यहाँ आपके रीट लेवल फर्स्ट के अंदर पहला पॉइंट है, कुल आपको 4 पॉइंट बताए जाएंगे। मिक्स कोर्स में 60 प्रश्न आएंगे और 60 अंक के हैं। तो यहाँ मिक्स का मतलब है कि आपको फर्स्ट लेवल वालों को सब पता है कि आपके कितना है कितना नहीं है, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी सब मिला के 5-5 के हिसाब से, और उसके बाद में कुल आपके 60 अंक होते हैं। और सेकंड लेवल वालों के लिए स्पेशलाइज एरिया के 60 प्रश्न होते हैं जो 60 अंक के होते हैं। स्पेशलाइज एरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके गणित विज्ञान की परीक्षा देने वालों के लिए गणित विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक जो आपके सामाजिक या फिर किसी लैंग्वेज के अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत या उर्दू, गुजराती जो भी परीक्षा देते हैं उनके लिए होता है, वो सामाजिक होता है। और आप उस समय जो आपके लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज होते हुए भी आप गणित विज्ञान वाला स्पेशलाइज एरिया भी चुन सकते हो, लेकिन सामाजिक के लिए आपको सामाजिक का ही स्पेशलाइज एरिया चुनना पड़ता है। तो यहाँ 60 अंक का स्पेशलाइज एरिया 60 अंक का होता है। अब आपको बताते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हो मनोविज्ञान। हालांकि आपके सिलेबस के अनुसार अलग से पॉइंट बने हुए हैं, पहले भाषा के हैं और उसके बाद में आपके मनोविज्ञान का फिर स्पेशलाइज एरिया, लेकिन हमने आपकी जो व्यवस्था है, जो तैयारी करने की रणनीति है, उसके अनुसार सबसे पहले 60 प्रश्न बताए हैं, फिर आपको मनोविज्ञान बता रहे हैं। मनोविज्ञान लेवल फर्स्ट के अंदर भी 30 प्रश्न 30 अंक के होते हैं, और लेवल सेकंड के लिए भी आपके जो है दूसरा पॉइंट है उसके अंदर 30 प्रश्न मनोविज्ञान के 30 अंक के होते हैं। यानी दूसरा पॉइंट दोनों के लिए सेम है,
तो यहां हम आपको बता देते हैं कि पहले पॉइंट में 60 प्रश्न की जो तैयारी है वो आपको सघन तैयारी करनी पड़ेगी, और मनोविज्ञान सबके लिए हार्ड पड़ते हैं, और प्रश्न भी वहां पर सही होने की जो मतलब चांस नहीं रहते हैं, 25 प्रश्न तक ही सही होने के चांस रहते हैं। तो यहां आपको तैयारी करनी है किस हिसाब से। मनोविज्ञान की तैयारी करने के लिए आपको जो वर्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने अपनाया, उस तरह के प्रश्नों के नोट्स आपके खुद के हाथों के होने चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं पर पढ़ते हो और आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, या फिर सब कुछ पल्ले पड़ता है, या आपकी मेंटलिटी के अनुसार कुछ भी होता है, तो आप मनोविज्ञान की तैयारी करें तो जितनी तैयारी कर सकते हो, जितना आप कोचिंग ले सकते हो, जितनी बुक्स पढ़ सकते हो, सब कुछ पढ़ने के बाद में आपको लगे कि मुझे क्या क्या याद नहीं रहता है, उसका एक बहुत बड़ा आपका खुद का एक नोट्स होना चाहिए, और उसको 4 दिन 5 दिन बाद में या 7 दिन बाद में एक बार देखना बहुत जरूरी है। इस हिसाब से आपके 20 से 25 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि वंजना जादव खुद कहती हैं कि मैं अगर खुद परीक्षा देऊंगी तो मेरे भी 25 से 27 नंबर आएंगे, 28 29 आएंगे, लेकिन 30 में से 30 नहीं आएंगे, क्योंकि मनोविज्ञान के प्रश्न होते हैं जो अपनी मनोदशा के अनुरूप होते हैं। इसलिए आपके जो है आपके अगर मनोविज्ञान में तैयारी करनी है तो आपको इसी तरह से करनी पड़ेगी। अब करते हैं नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की बात। अब देखिए यहां पर आप लेवल प्रथम में तीसरा पॉइंट दे सकते हो। प्रथम भाषा 30 प्रश्न की आती है और 30 अंक की होती हैं। तो ये प्रथम भाषा लोग लगभग हिंदी लेते हैं, क्योंकि प्रथम भाषा में लिखा हुआ होता है कि आपका जो मीडियम है उस अनुसार आपकी भाषा चुने। तो आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश, इस तरह से आपको चुना जाता है। तो यहाँ पर आपके प्रथम भाषा है वो हिंदी चुनते हैं, कुछ लोग इंग्लिश चुनते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो लेवल सेकंड के लिए भी प्रथम भाषा 30 प्रश्न 30 अंक का है। कुछ लोग प्रथम भाषा संस्कृत चुनते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बाद में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपने प्रथम भाषा संस्कृत चुनी है या आपने हिंदी चुनी है, लेकिन अक्सर प्रथम भाषा हिंदी चुनी जाती है। तो हिंदी के विषय में हम आपको बता देते हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए। हिंदी के लिए आपको काफी तैयारी करनी पड़ती है। सिलेबस आपका जो हिंदी का है वो व्याकरण का बना हुआ है और शिक्षण विधियों का बना हुआ है। 15 प्रश्न व्याकरण के और 15 प्रश्न है शिक्षण विधियों की। तो इस अनुरूप आपको तैयारी करनी पड़ती है। व्याकरण में काफी कुछ ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, और जो आपके विधियों की तैयारी है वो आपके विधियों की तैयारी कम करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें कुछ रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। विधियां सब में एक जैसी हैं, और आपके अगर शिक्षण विधियां हिंदी की समझ में आ चुकी हैं तो संस्कृत में भी आपको किसी तरह से सहायता मिल सकती है। इसलिए हिंदी की तैयारी करें तो आपके 25 से ज्यादा प्रश्न राइट होने चाहिए। इस प्रकार की तैयारी होगी तभी आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं। अब चलते हैं आगे। यहां आप चौथे और अंतिम पॉइंट्स को देख सकते हो। यहां पर आपका चौथा पॉइंट है द्वितीय भाषा, और द्वितीय भाषा भी आपके 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक की आते हैं। ये आपके प्रथम भाषा सबसे पहले होती है, द्वितीय भाषा नंबर 2 पे होती है, तीसरे नंबर पे मनोविज्ञान होता है, और चौथे नंबर पे मिक्स कोर्स या स्पेशलाइज एरिया होता है। लेकिन हमने आपको यहाँ पर आपके जो रणनीति के अनुसार यहाँ पर बात बताई है। सेकंड भाषा आपके 30 प्रश्न और 30 अंक के होते हैं, तो यहां लोग चुनते हैं संस्कृत। जी हां, ज्यादातर यहां पर लोग संस्कृत चुनते हैं, और जिसके इंग्लिश है वो संस्कृत की जगह इंग्लिश चुनते हैं। यानी 10% लोग इंग्लिश चुनते हैं और 90% लोग संस्कृत चुनते हैं, और सबसे बड़ा जखीरा प्रॉब्लम संस्कृत की ही होती है। लेवल सेकंड के लिए भी यहां पर सेकंड भाषा 30 प्रश्न की 30 अंक की होती है, जो लोग संस्कृत चुनते हैं, और चुननी ही चाहिए। अगर आप इसकी जगह गुजराती, सिंधी या पंजाबी चुनते हैं तो वो तो बहुत पॉइंटों में परसेंट होते हैं लोगों के, लेकिन ज्यादातर प्रथम भाषा हिंदी चुनी जाती है और द्वितीय भाषा संस्कृत चुनी जाती है। हिंदी में तो लोगों के नंबर आते हैं 20 से ज्यादा, 20 से 25 तक, और 25 से भी ज्यादा, लेकिन संस्कृत में नंबर आते हैं 20 से कम, यानी 15 से 20। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे तो नंबर आते हैं 10 से 15 या 17 जो संस्कृत में। तो यहां पर आपके लिए सिलेक्शन के चांस बनते हैं।
कुल आपके जो योग होता है उसमें संस्कृत का 4-5 नंबर का इंक्रीजेशन हो जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहां हम ये बात बाद में करेंगे, अभी 2 स्क्रीन आपको और बता देते हैं। अब बात करते हैं कुल अंक की। तो कुल कितने नंबर का पेपर है और कितना आपके लाना चाहिए। सबसे पहले लेवल फर्स्ट में आप देख सकते हो कुल आपके 150 प्रश्न होंगे, क्योंकि 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 के सामने 0 150 हो गए। और उसी तरह से 150 अंक और 150 प्रश्न और 150 मिनट का ये आपका पेपर होता है। और सेकंड लेवल में भी इसी तरह से आपके कुल 150 प्रश्न और 150 अंक होते हैं। तो इसमें से 150 में से केवल 30 नंबर टूटने चाहिए। 120 नंबर या इससे ज्यादा आने पर ही आप सेफ रहेंगे, आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा। तो यहां पर मैंने आपको जो बात बताई है कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे। स्पेशलाइज एरिया में तो आपको झुक ही जाना है। मनोविज्ञान में सारा अध्ययन करने के बाद में आपको जो है आपके पर्सनल नोट्स बनाने हैं और उसको 7-10 दिन बाद में फिर से देख लेना है। और प्रथम भाषा के अंदर आपको व्याकरण पे काफी जोर देना है और उसको बहुत अच्छे से सीख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि आपकी हिंदी जो है वो काफी समय से है, इसलिए आप खुद कर सकते हो। और कोचिंग लेते हो तो भी आपको कुछ जैसे आपके कुछ टॉपिक हिंदी के ऐसे होते हैं जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो वहां पर आप लोग पर्सनल नोट्स बना करके उसको हमेशा पढ़ेंगे। और बात आ जाती है जब द्वितीय भाषा की, तो यहां संस्कृत में लोग बहुत बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये जो चैनल है आपका, इस चैनल का नाम है के शिक्षा गुरु संस्कृत। जी हाँ, हम तो संस्कृत के ही शिक्षा गुरु हैं और रीट वालों को संस्कृत पढ़ाते हैं, कई वर्षों से पढ़ाते हैं। और जो लोग रीट के अंदर संस्कृत से पीछे रह गए थे उनका सिलेक्शन हो गया है और आज वो कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। तो आपके लिए संस्कृत से संबंधित किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके विषय में हम अब विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अब आपके सामने एक पहाड़ खड़ा है, रीट 2020। जी हाँ, इस पहाड़ को कैसे पार करना है उसके लिए आपको संस्कृत में जो आपके 30 नंबर है उसमें से 25, 26, 27, 28, 29 या 30 यानी 25 प्लस नंबर आएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें तो संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है और सर बात कर रहे हैं कि हमारे 25 से ज्यादा नंबर आएंगे। तो अगर हम जो कह रहे हैं आपको उस अनुसार आप करेंगे तो आपके 25 से ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि जिसके 12 या 17 नंबर थे उनको हमने एक बार टीचिंग करवाया, पढ़ाया और उसके बाद में उनके 27, 28 और 29 नंबर आए थे। तो शुरू करते हैं संस्कृत का गाइडेंस। यहां आपके सामने एक ऐसा चार्ट है जिसमें लेवल फर्स्ट वाले और लेवल सेकंड वाले दोनों के लिए संस्कृत में जितना सिलेबस है वो आपके सामने है। यहां पर कुल 26 पॉइंट है और ऊपर जो ब्लैक लाइन में लिखा हुआ है लेवल फर्स्ट प्रथम भाषा संस्कृत, लेवल फर्स्ट द्वितीय भाषा संस्कृत और लेवल सेकंड प्रथम भाषा संस्कृत, लेवल सेकंड द्वितीय भाषा संस्कृत। सेम आपके राइट हैंड साइड में लेवल फर्स्ट प्रथम भाषा संस्कृत, लेवल फर्स्ट द्वितीय भाषा संस्कृत, लेवल सेकंड प्रथम भाषा संस्कृत, लेवल सेकंड द्वितीय भाषा संस्कृत। तो आपको द्वितीय भाषा चुननी है, ये हमारी राय है। तो यहां पर देखिए लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, 17 टॉपिक ऐसे हैं जो सेम हैं, दोनों में एक जैसे हैं। वो हैं शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, लिंग, अव्यय, संस्कृत अनुवाद, वाच्य, अशुद्धि, संशोधन, सूक्तियां और विशेषण। अब आपको बात करें कि लेवल फर्स्ट में अतिरिक्त टॉपिक कौन से हैं 17 के अलावा, तो सीधा 23 पे जाइए। 23 पे आपको लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की प्रथम भाषा सेम है। देखिए प्रथम भाषा दोनों की सेम है और द्वितीय भाषा दोनों की सेम है। लेवल प्रथम की द्वितीय भाषा, लेवल सेकंड की द्वितीय भाषा सेम है, लेवल फर्स्ट की प्रथम भाषा सेम है, लेवल सेकंड की प्रथम भाषा संस्कृत से। तो यहां पर प्रथम भाषा लेवल फर्स्ट की और सेकंड की बात करें तो 23, 24, 25, 26 पे जो आपके ग्रीन में लिखा हुआ है वचन, वचन आपके प्रथम भाषा में है 18वां टॉपिक, क्योंकि 17वां विशेषण हो गया, 18वां वचन हो गया, 19वां प्रश्न निर्माण हो गया, 20वां विलोम शब्द हो गया और 21वां क्रियापद चयन हो गया। तो 21 टॉपिक है आपके प्रथम भाषा संस्कृत में। और द्वितीय भाषा संस्कृत में आपके 18वां हो गया विशेष्य,
19वां हो गया स्वर व्यंजन, 20वां हो गया उच्चारण स्थान, 21वां हो गया प्रयत्न और 22वां हो गया छंद। इस तरह से आपके सेकंड भाषा संस्कृत में चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, आपके 22 टॉपिक है और 21 टॉपिक है प्रथम भाषा संस्कृत में। आप अपने अनुसार संस्कृत भाषा का चयन कर सकते हो। अब आपके रही बात तैयारी की, आपको जैसे कारक है, संधि है, सर्वनाम है, लिंग है, अव्यय है, संस्कृत अनुवाद, वाच्य वगैरह इतने बड़े बड़े टॉपिक कैसे होंगे, उसकी रणनीति आपको बनानी है। तो आगे के 10 मिनट तक आप गहराई से सुन लेना कि किस तरह से आपको संस्कृत की तैयारी करनी है। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर रीड संस्कृत भाषा प्रथम लेवल के लिए प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा संस्कृत 2 है। उनमें से आपकी इच्छा अनुसार आप उसका चयन करेंगे। पहले से चयन करना, ऐसे नहीं कि परीक्षा के पेपर देने गए और परीक्षा हॉल में चयन करोगे ये ले वो ले। अभी आपको चयन करना है क्योंकि टॉपिक्स काफी चेंज है। पीछे जो हमने चार्ट बताया उसके अंदर जो टॉपिक्स थे 17 टॉपिक सेम थे, कुछ अलग थे। इस तरह से आपको पहले से चयन करना है और एक एक टॉपिक को गहराई से घूर के पढ़ना है। तो अब द्वितीय लेवल का जो आपके है प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा संस्कृत 2 बने हुए हैं, ये बात आप समझ ली, आपने समझ ली। अब आगे से आगे स्क्रीन जैसे जैसे चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों को एक बात को अच्छे तरीके से समझना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए यहां आप देख सकते हो कि प्रथम भाषा संस्कृत लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, प्रथम भाषा संस्कृत ओके, प्रथम भाषा 30 अंक की, वो आपके 22 में से 17 टॉपिक दोनों में सेम है, ये पहले भी बता दिया। मतलब 77.27%, छोड़ो परसेंट को, नो प्रॉब्लम। 22 में से 17 टॉपिक सेम है। और द्वितीय भाषा संस्कृत आप लेवल फर्स्ट की लेते हो चाहे सेकंड की लेते हो, उसके अंदर 21 टॉपिक है द्वितीय भाषा संस्कृत में, उसमें से 17 सेम है। तो 4 भिन्न हो गए आपके 18, 19, 20 और 21, और 18, 19, 20, 21, 22 5 भिन्न हो गए प्रथम भाषा संस्कृत के और 4 भिन्न हो गए द्वितीय भाषा संस्कृत के। बात समझ में आई ना? तो 17 टॉपिक तक आप तैयारी करते हो तो आपको प्रथम भाषा और सेकंड भाषा चयन करने का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप 17 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो उसके बाद में आपके चयन करने का प्रॉब्लम आता है। जैसे आप स्वर व्यंजन वगैरह पढ़ते हो तो ये प्रथम भाषा संस्कृत में है ही नहीं। आपके स्वर व्यंजन संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, ये प्रथम भाषा संस्कृत में होते ही नहीं है। तो आप लोग प्रथम भाषा चयन कर रहे हो और स्वर व्यंजन पढ़ रहे हो तो आप लोग गलती कर रहे हो, क्योंकि आपके वो कोर्स में नहीं है। अब तैयारी करने से सबसे पहले हम आपको बताते हैं संस्कृत भाषा लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय, बात खत्म। प्रथम भाषा एवं द्वितीय भाषा संस्कृत, बात खत्म। दोनों के लिए 15 अंक की संस्कृत व्याकरण है और 15 अंक की संस्कृत शिक्षण विधिया है। तो आप कह रहे हो कि संस्कृत की विधियों के बारे में तो चार्ट में बताया ही नहीं, कोई जरूरत नहीं बताने की, आगे बता देंगे। लेकिन 15 अंक की संस्कृत व्याकरण है वो तो आपके सामने पहाड़ है, और 15 अंक की शिक्षण विधियां हैं वो आपके सामने एक छोटी सी पहाड़ी है। ये बात दिमाग में रख लेना। यानी 15 अंक की संस्कृत व्याकरण है उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और 15 अंक की शिक्षण विधियां हैं उसके लिए तो केवल 6 वीडियो हमारे चैनल पर बने हुए हैं, और संस्कृत व्याकरण के तो वीडियो बने हुए हैं जो 40। तो इस तरह से टॉपिक ज्यादा है तो ज्यादा बनेंगे, और टॉपिक कम है मतलब टॉपिक सरल है तो वीडियो ही कम बनेंगे। अब यहां देख लीजिए दोनों लेवल में तैयारी कैसे करें। पहले व्याकरण पर चर्चा करें क्योंकि यह बड़ा टॉपिक है। संपूर्ण 30 नंबर के सिलेबस में 80 से 85% तैयारी आपको व्याकरण में करनी है। जी हाँ, 15 से 20% आपको किस में तैयारी करनी है, 15 से 20% आपको शिक्षण विधियों में तैयारी करनी है, और आपको 80 से 85% आपको किस में तैयारी करनी है, वो आपके जो है व्याकरण में करनी है। पहले हमने ऐसा एक मोटिवेशन वीडियो बनाया था हमारे चैनल पर, उस समय एक कमेंट आया था कि आप सर कह रहे हो 80 से 85% व्याकरण की तैयारी करनी है तो 15% इसकी कैसे। तो हम वो नहीं कह रहे हैं, सिलेबस आपका 50% है जो शिक्षण विधियों का है और 50% है वो संस्कृत व्याकरण का है, लेकिन व्याकरण ज्यादा भारी है, इसलिए आपको व्याकरण में 80 से 85% समय तक आपको व्याकरण पढ़नी होगी, और 10 से 15% समय, यानी आप लोग अगर 100 दिन संस्कृत की तैयारी करते हो तो उसमें 10 से 15 दिन आपको शिक्षण विधि है, और 80 से 85 दिनों तक आपको
ये हमने सोच समझ करके और बहुत विधिवत रूप से पूरा गहन अध्ययन कई बार पढ़ाया है, तब जाके ये अनुभव मिला है। अब बात करते हैं 30 नंबर का सिलेबस में से 15 नंबर की जो व्याकरण है ना, ध्यान से सुनना। उस व्याकरण में कुल 26 टॉपिक है। उस 26 टॉपिकों में से शब्द रूप और धातु रूप का बहुत बड़ा रोल है। समझ में आया? शब्द रूप और धातु रूप आपको सबसे भारी लग रहे हैं ना, एक बार हल्के हो गए, क्योंकि इन दोनों टॉपिक पर 16 टॉपिक डिपेंड करते हैं। अगर आपको शब्द रूप और धातु रूप क्लियर नहीं कर पाए हो तो आपके 16 टॉपिक गए पानी में। कभी भी 16 टॉपिक आप क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे चैनल पर जो आपके प्लेलिस्ट में संस्कृत के जो भी इस प्लेलिस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर आपके प्रथम लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत, प्रथम लेवल की द्वितीय भाषा संस्कृत, द्वितीय लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय लेवल की द्वितीय भाषा संस्कृत, चारों प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। सारे टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे। चारों की चारों जो आपके प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने सबसे पहले शब्द रूप पढ़ाया है। शब्द रूप के 4 वीडियो है, और उसके बाद में आपके धातु रूप के 3-4 वीडियो है। उसके बाद में एक ऐसा वीडियो बनाया है जो शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग या महत्व है। तब जाकर के शब्द रूप धातु रूप 6-7 वीडियो के अंदर, यानी 8-10 घंटे के अंदर आपके शब्द रूप और धातु रूप क्लियर हुआ है। उन वीडियो को देख करके आप खुद एनालाइज कर सकते हो, और आप ये 16 टॉपिक उन पे जो डिपेंड करते हैं वो भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि शब्द रूप और धातु रूप पर 16 टॉपिक्स कौन से डिपेंड करते हैं और क्यों करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो शब्द रूप और धातु रूप पर डिपेंड करने वाले 16 टॉपिक। सबसे पहला कारक। अगर आपको शब्द रूप याद नहीं है तो कारक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आटा नहीं है तो रोटी नहीं बन सकती कि भाई सारी चीज पड़ी है, रोटी बनानी है तो आटा नहीं है रे, तो आटा नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी। ऐसे ही शब्द रूप नहीं है तो कारक नहीं पढ़ सकते, शब्द रूप नहीं है तो विभक्ति नाम का टॉपिक है, वो भी आपके कोर्स में आप सिलेबस उठा करके देख लो, वो भी आप नहीं पढ़ सकते। प्रत्यय नहीं पढ़ सकते। शब्द रूप और धातु रूप का बहुत बड़ा रोल होता है प्रत्यय के अंदर, क्योंकि प्रत्यय के भी आगे शब्द रूप चलता है। ठीक है ना, प्रत्यय लगा दिया, कतवतु प्रत्यय लगा दिया तो उसका शब्द रूप चलता है, नदीवत, रमावत, इस तरह से फलवत। और समास के अंदर शब्द रूप आपको पता नहीं है और इसका हिंदी अनुवाद नहीं करना आता तो आप समास समझ ही नहीं सकते उसका विग्रह कैसे हो रहा है। ऐसे आप सीधा पीतम अम्बरम यस्य से रटने से कुछ नहीं है। पीतम क्यों बना, पीतम अंबरम यस्य से, इसमें तो आपके पीतम अंबरम इतना सा बोला, इसमें तो कर्मधारय समास हो गया। पीतः अंबरः यस्य से, इसमें आपके हो गया बहुव्रीहि समास। तो पीतम का पीतः कैसे हुआ, ये सारी चीज आप समझेंगे शब्द रूप से। अब पांचवा लकार। लकार तो आपको पता ही है, लकार नाम का टॉपिक जब होगा तब आपके जो लकार नाम का टॉपिक हमारे चैनल पर बना हुआ, देखिए यहां पर 16 के 16 टॉपिक है ना, ये टॉपिक का एक एक वीडियो हमारे चैनल पर बना हुआ है। प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना, तभी तो हमारे संस्कृत व्याकरण के 40 से 42 वीडियो बने हैं। यहां पर देखिए छठा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम आपके शब्द रूप ही है, और जब आपको शब्द रूप याद नहीं होंगे तो सर्वनाम का आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपको पूछ रही है ये सर्वनाम है क्या है और उसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन दे दी तो कैसे पता चलेगा। उसके बाद में लिंग। लिंग आपको तब पता चलेगा जब आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का कोई भी शब्द होता है, प्रातिपदिकार, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा नाम के सूत्र से यह सिद्ध होता है कि कोई भी संस्कृत का शब्द आप शब्द रूप के बिना नहीं लिख सकते, प्रथमा विभक्ति में लिखा जाता है। तो जब आपका लिंग निर्धारण कैसे होगा, तब आपको शब्द रूप याद होगा जब ही। अब 8वां है संस्कृत अनुवाद। ये तो सबसे बड़ा टॉपिक है, इसमें शब्द रूप और धातु रूप दोनों के बगैर आप संस्कृत अनुवाद का कोई बेसिक ही नहीं बना सकते। 9वां है वाच्य। वाच्य तो शब्द रूप की आत्मा है और धातु रूप का हृदय है, क्योंकि आत्मनेपदी और प्रश्ननेपदी दोनों काम आती हैं और तृतीया विभक्ति तक शब्द रूप काम आते हैं। अशुद्धि संशोधन। अब अशुद्धि होती किसकी है, शब्द रूप और धातु रूप की तो होती है, और वो आपको याद नहीं है तो संशोधन कैसे करोगे, प्रश्न गलत हो जाएगा। अब सूक्तियां तो ऐसा टॉपिक होता है जिसको बार बार पढ़ करके आप बीच में जो खाली जगह होती है उसकी पूर्ति करना है, इतना ही पूछा जाता है। और हमारे चैनल पर एक वीडियो बना है, उसके अंदर बहुत सारे ग्रंथों के सूक्तियों का वाचन किया हुआ है, एक को 2-2 बार वाचन किया हुआ है। आप उसको कई बार देख ले तो आपके ये प्रश्न राइट हो सकता है। लेकिन शब्द रूप धातु रूप का इसमें रोल होता है जब आपको सूक्तियों का अर्थ करना आता है, और अर्थ तभी होता है जब शब्द रूप धातु रूप क्लियर होते हैं। 12वां है विशेषण। 13वां है विशेषण।
विशेष्य, देखिए विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति होती है। हमने कक्षा 6ठी से लगाकर 10वीं तक संस्कृत पाठ्य पुस्तक पढ़ाई है, उसके अंदर भी आप मान लो एक पाठ भी पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि विशेषण विशेष्य का क्या रोल है और हिंदी अनुवाद कैसे होता है, शब्द रूप धातु रूप का क्या रोल है। अब आता है वचन। वचन आपके जो है वचन तो शब्द रूप में भी होते हैं, धातु रूप में भी होते हैं, ऊपर से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब वचन का पता कैसे चलेगा, शब्द रूप धातु रूप का पता होगा तभी अपन को बता सकते हैं ना। रामयो, रामयो के अंदर कौन सा वचन है, द्विवचन है, कैसे पता चलेगा, शब्द रूप याद होगा तब, है ना। अपठताम, अपठताम में कौन सा वचन है, अपठत, अपठताम, अपठन, इसमें द्विवचन है, कब पता चलेगा, जब आपके धातु रूप याद होगा। और 15वां टॉपिक है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण आपको जब यत सर्वनाम शब्द और किम सर्वनाम शब्द याद होगा ना, तभी आप प्रश्न निर्माण कर सकते हो। और उसके अलावा प्रश्न निर्माण के लिए सारे शब्द रूप देखो, किम सर्वनाम शब्द का जो शब्द आता है उसकी जगह आपको कोई भी शब्द दे सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसलिए मैं जो आपको बोल रहा हूं वो चीज समझ में नहीं आएगी, जब हमारे एक एक टॉपिक पर आप जाकर के गहराई से अध्ययन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। यानी कि आप एक बार पूरा का पूरा जितने भी टॉपिक हमारे चैनल पर बने हुए पूरे के पूरे एक बार छानबीन करके देख लेंगे तो 5 नंबर का इंक्रीज हो जाएगा। और बीच बीच में आपको गाइडेंस किया जाता है कि आप इसको रटे, क्योंकि उसको रटे बिना आगे वाला होगा नहीं। क्रियापद चयन के अंदर भी आपके धातु रूप है, धातु रूप आपको याद नहीं है तो क्रियापद का चयन कैसे होगा। इस तरह से 16 टॉपिक डिपेंड करते हैं शब्द रूप और धातु रूप पर। तो ये शब्द रूप धातु रूप भी हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं और ये 16 टॉपिक भी पढ़ाए हुए हैं। उसके अलावा जितने भी टॉपिक होते हैं सारे के सारे हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला पर आधारित टॉपिक। ये आपके द्वितीय भाषा संस्कृत के टॉपिक है। पहला है स्वर व्यंजन और दूसरा है उच्चारण स्थान, तीसरा क्या है, अरे प्रत्यय नहीं, प्रयत्न है, और चौथा है संधि, पांचवा है उपसर्ग और छठा है छंद। ये आपके वर्णमाला पर डिपेंड करते हैं, जो कि आपके द्वितीय भाषा संस्कृत के टॉपिक है। ये प्रथम भाषा संस्कृत के टॉपिक है नहीं है। अब देखिए स्वतंत्र रूप से पढ़े जाने योग्य टॉपिक। देखिए अव्यय ऐसा टॉपिक है जो हमारे चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है, एकमात्र वीडियो अव्यय का, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सरल होता है, गलत हो जाता है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है सोल्व हो जाएगी। और विलोम शब्द, ये देखिए ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से पढ़े जाते हैं, इसमें किसी का रोल नहीं है। यानी 16 टॉपिक शब्द रूप धातु रूप पे डिपेंड कर रहे थे और बाद वाले वर्णमाला पर कर रहे थे। अब ये 2 टॉपिक है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा 30 नंबर के सिलेबस में से 15 नंबर की शिक्षण विधियों के बारे में। जी हाँ, आपको झकझोर के रख दिया है व्याकरण बता करके, व्याकरण में क्या करना है, कितना करना है, क्या नहीं करना है। अभी तक तो इतना बताया है। जब हमारे चैनल पर पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है जो 80 से 85 घंटे का है, उसको देखेंगे तो पता चलेगा आपको क्या क्या कितना कितना क्या है संस्कृत में। कुछ मालूम नहीं है, किताब लेके बैठने से कुछ नहीं होता है बिना गाइडेंस के। तो अब आपको शिक्षण विधियों की भी बात बता देते हैं। अब जिस तरीके से व्याकरण के 3 पॉइंट्स है, उसी तरह से शिक्षण विधियों के भी कितने 3 पॉइंट है। लेकिन रीड संस्कृत शिक्षण विधियों के कुल 12 टॉपिक है, ठीक है ना। व्याकरण के 3 पॉइंट है, शिक्षण विधियों के 3 पॉइंट है। सिलेबस उठा के देख लो कुल 6 पॉइंट है, लेकिन 3 पॉइंट जो व्याकरण के है ना उसके तो 26 टॉपिक है, और जो 3 पॉइंट शिक्षण विधियों के लास्ट में है उसके 12 ही टॉपिक है, ठीक है ना। तो 12 टॉपिक की चर्चा करते हैं। 12 टॉपिक तो है, लेकिन प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल की प्रथम भाषा दोनों की सेम है, तथा प्रथम लेवल एवं द्वितीय लेवल की द्वितीय भाषा दोनों की सेम है। यानी कि प्रथम भाषा दोनों की सेम है और द्वितीय भाषा संस्कृत दोनों की सेम है। ये तो वहां पर भी थी, व्याकरण में भी, यहां पर भी है। यानी प्रथम भाषा आप चयन करोगे, चाहे लेवल फर्स्ट की हो चाहे लेवल सेकंड की हो, दोनों की सेम है। द्वितीय भाषा आप लेवल फर्स्ट में चयन कर रहे हो या लेवल सेकंड की चयन कर रहे हो, द्वितीय भाषा संस्कृत दोनों की सेम है। अब यहां पर बात करते हैं दोनों लेवल की, दोनों भाषाओं के 3 पॉइंट में 12 टॉपिक। समझ गए, दोनों लेवल की दोनों भाषाओं के 3 पॉइंट में 12 टॉपिक है। दोनों लेवल की दोनों भाषाएं मतलब चारों संस्कृत भाषाओं में ये 12 टॉपिक है। देखिए पहला पॉइंट है, उसके अंदर 4 टॉपिक है। पहला शिक्षण विधियां, दूसरा शिक्षण सूत्र, तीसरा शिक्षण सिद्धांत, चौथा शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न। सेकंड पॉइंट में कुल आपके 4 पॉइंट है। 5वां संस्कृत भाषा कौशल, छठा अधिगम के साधन, 7वां संप्रेषण के साधन और 8वां संस्कृत पाठ्य पुस्तक। आपके सिलेबस में संस्कृत में लिखे हुए समझ में नहीं आएंगे।
या हिंदी कन्वर्टेड बताया जा रहा है। तीसरे पॉइंट में आपके कुल 4 पॉइंट है, वो है 9वां आपके मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, 10वां मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, 11वां सतत मूल्यांकन और 12वां उपचारात्मक शिक्षण। आप यहां पर प्रथम भाषा संस्कृत चुनते हो चाहे द्वितीय भाषा संस्कृत चुनते हो, ये 12 टॉपिक है आपके, ठीक है ना। ये 12 टॉपिक है जो आपके यहां पर सामने दिख रहे हैं। चाहे आप इसमें से प्रथम भाषा संस्कृत चुन रहे हो चाहे द्वितीय भाषा संस्कृत चुन रहे हो, यहां पर आपके टॉपिक जो है सेम है। लेकिन प्रथम भाषा संस्कृत में पहला पॉइंट है ना, उसका चौथा टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न, ये टॉपिक नहीं है। बाकी 11 टॉपिक है, यानी प्रथम भाषा संस्कृत में 11 टॉपिक है और द्वितीय भाषा संस्कृत में ये जो आपको दिख रहे हैं ना 12 टॉपिक, ये आपके हैं। ये 12 के 12 टॉपिक केवल मात्र 6 वीडियो में हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं और प्रश्न भी समझाए हुए हैं किस तरह से प्रश्न आपके आएंगे। अब आपके सामने दोनों लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत के 11 टॉपिक है, एक टॉपिक कम है जो प्रथम भाषा द्वितीय भाषा संस्कृत से आपके एक टॉपिक कम है, वो आपके हाईलाइट किया हुआ है। प्रथम टॉपिक के अंदर चौथा है शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न, ये कम कर दिया तो 11 टॉपिक हो गए, ठीक है ना। इस तरह से हमने आपको विशेष तरीके से आपको पूरा बता दिया कि आपको शिक्षण विधियों के अंदर जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक पर यहां चर्चा नहीं कर सकते, एक एक टॉपिक समझाया हुआ है हमारे चैनल पर। आप केवल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करें, जो नीचे थोड़ा सा तीर का निशान है उसको क्लिक करें, तो उसके नीचे आप स्विप करेंगे, ऊपर मोबाइल को खींचेंगे तो नीचे नीचे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर कक्षा पहले से लगाकर 12वीं तक जो कोरोना के कारण कम किया गया कोर्स वो भी है, और कक्षा 6ठी से लगाकर 10वीं तक संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ पढ़ाए हुए हैं और प्रश्नोत्तर भी पढ़ाए हुए हैं। और उसके अलावा जो रेड संस्कृत भाषा है उसके प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा संस्कृत पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है। एक बार जरूर अध्ययन करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप सीधा प्लेलिस्ट में जाना चाहते हो तो इस तरह से आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल का नाम क्लिक करना है, फिर नाम आने के बाद में आपको नाम चैनल के नाम पर क्लिक करना है, तो उसके बाद में आपको दिखेगा तीसरे नंबर का इंटरफेस। वहां पर आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, होम, वीडियोस और प्लेलिस्ट। जब प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो चौथे नंबर का अंतिम आपको दिखेगा। वहां पर आपके जो ये ऊपर नीचे हो सकती है, तो वहां पर ऊपर नीचे जहां पर भी आप क्लिक करेंगे वहां पर आप क्लिक करते ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। रीड सेकंड लेवल द्वितीय भाषा संस्कृत का क्लिक करेंगे तो उसमें 40-45 वीडियो सारे के सारे आपके सामने होंगे। प्लेलिस्ट का ये नियम है कि आप उस वीडियो को देखते हो, देखते देखते वो पूरा हो गया तो अगला वीडियो अपने आप शुरू हो जाएगा। और अपने पास में एक कॉपी नोटबुक रखो कि आपने कितने वीडियो देखे हैं, कितने नहीं देखे हैं, उस हिसाब से पूरे का पूरा सिलेबस आप बिल्कुल निःशुल्क रूप से कर सकते हो। क्योंकि हम जो कोचिंग करवाते हैं उस समय तो काफ़ी पेमेंट लेकर के और बच्चों हमसे कोचिंग में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क रूप से पूरा का पूरा कोर्स आपके सामने है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी मधुर वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।